हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपके ऑनलाइन में जो भी सारे पेपर हुए हैं वो आज से शुरू हो रहे हैं आपके। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 को 28 दिसंबर का है ये पेपर और 2022 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो हम शुरू करते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में हम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्वेश्चन तो बस थोड़े से फेरबदल से आपके क्वेश्चन बदल जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे आ जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था। विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्रीपुरेशनल पीरियड, एडोलसेंस। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय वह है अडोलसेंस। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। किशोरावस्था को हम बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल के समय को कहते हैं किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो इसका सही आंसर निम्न में से किसके स्थूल गति कामक स्थूल गामक कौशल की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रोस मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका ग्रोस मोटर, एक तो आपका फाइन मोटर, दो टाइप के मोटर्स होते हैं, एक ग्रोस होता है एक फाइन होता है। तो जो ग्रोस मोटर होता है ना उसमें मोटे मोटे काम करते हैं जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सब आपका ग्रोस मोटर के अंदर आएगा। और जो आपका फाइन मीटर होता है वो आंखों में काजल लगाना, सुई में धागा लगाना, मतलब जिसमें आपके छोटे छोटे मसल्स काम आते हैं, फिंगर्स यूज़ होते हैं, उसे हम फाइन मोटर कहते हैं। और जो बड़े बड़े काम होते हैं दौड़ना फिरना तो वो आपके ग्रोस मोटर में आएंगे। लेकिन आपसे पूछ क्या रहे यूज़ ऑफ ग्रोस मोटर स्किल, मतलब इसमें कौन से ऑप्शन है जो ग्रोस मोटर के बारे में कह रहे हैं। तो फर्स्ट तो आपका कह रहा है ब्रश से पेपर पेंटिंग करना, ये क्या है इसमें छोटी मसल्स और आई की यूज़ हो रही है तो ये आपका फाइन मोटर हो जाएगा। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना ये भी आपके फाइन मोटर के अंदर आएगा। सुई में धागा डालना ये भी आपका फाइन है। चलना और दौड़ना, हाँ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। वॉकिंग एंड रनिंग आपका ग्रोस मोटर के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फाइन और ग्रोस मोटर से एक क्वेश्चन तो आपके पक्के रहते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। आप जहाँ देखेंगे ना छोटे मसल्स की यूज़ हो रही है, आंखों के कोऑर्डिनेशन के साथ यूज़ हो रहा है, वो आपका फाइन है। जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं चलना फिरना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब आपके ग्रोस मोटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है समाजीकरण की प्रथम संस्था है। द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज, मतलब समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? परिवार है, स्कूल है, दोस्त है, मीडिया है। मैंने आपको बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे। आई होप कि आप इसका सही आंसर देंगे। तो जो समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है वो आपका परिवार होता है, आपकी फैमिली होती है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जीववादी सोच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कथन ए कह रहा है 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान रख पाती है। कारण कहता है
जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के मुख्य संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है और भी ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना, जिसका उदाहरण है पार, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करना क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसे पार कहते हैं, एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। और ये किसने दिया है, तो लीवाइगोस्की ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रस्तुत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। निष्क्रिय तो कोई नहीं कहता है, एक्टिव होता है। रोट लर्निंग तो किसी कोई नहीं कहता है, ऑपरेशनल लर्निंग तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कोलिब्रेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। क्योंकि लेवाइगोस्की ने ये कहा है बच्चा जितना इंटरेक्ट करेंगे अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, वो बहुत सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण, पश्चिम परंपरागत चरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज एग्जामिनेशन सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टीचर्स, लर्नर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होता है वो आपका विद्यार्थी केंद्रित होती है, मतलब लर्नर जो स्टूडेंट होते हैं वो होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, अंतर्व्यक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। मतलब रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है और काउंसलर है। और हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो पहला तो आप अपना कट कर दें कि भाषाई उसमें नहीं होना चाहिए, स्थानिक नहीं होना चाहिए, या तो इंटरपर्सनल होगा या इंट्रापर्सनल होगा। बच्चे बस इसी दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है उनको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। इसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं, अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चों के मातृभाषा का। जहाँ केवल केवल है आप उसको सीधा कट 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 कर दें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब तक मतलब प्राइमरी स्टेज पे उसके मदर टंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की मातृभाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल
से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन। क्या आपको ये जेंडर भूमिका में लचीलापन दिखाता है? नहीं ना, तो आप पहला उसको कट करेंगे। लिंग समता दिखाता है। अगर लिंग समता ये होता जब अपने माँ को कहती उसे भी फुटबॉल खेलना है और उसकी माँ उसे ला कर देती, तो उसे लिंग समता कह सकते थे। तो आप ये कट कर देंगे, ये आपका नहीं होगा। थर्ड कह रहा है लिंग रूढ़िवादिता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लिंग रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। बच्चों में समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी में जन्म देगा। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सतत व समग्र मूल्यांकन में क्या मायने हैं? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्युएशन मीन्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्युएशन जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट कहता है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना। नहीं, ये इसमें तुलना करने की बात नहीं कही गई है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। असेसमेंट। थर्ड देखते हैं, बात तो कुछ हद तक सही लग रहा है। थर्ड कहता है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, सिर्फ शैक्षिक पे नहीं करना, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनके अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। पर ये तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होता है साल में एक बार। पर जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन नाम में छिपा हुआ है सतत एंड समग्र मूल्यांकन, मतलब ओवरऑल होल डेवलपमेंट, मतलब सतत कंटिन्यूअस भी है और सारे एस्पेक्ट उसके अंदर आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ऑप्शन नंबर 14 का सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहते हैं प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 कहता है, क्वेश्चन 16, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? मतलब एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर्स की क्या भूमिका होती है? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना, बात तो सही है। केवल कुछ खास विद्यार्थी, जहाँ केवल ओवर मतलब इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा में सारे स्टूडेंट की बात कही जाती है, लेकिन आपका यहाँ केवल कुछ खास विद्यार्थी, तो आप इसे कट कर देंगे। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना। हमें किसी भी अकादमिक क्षमता पे बच्चों की पहचान नहीं करना है और उनको पृथक्करण तो बिल्कुल नहीं करना है, तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। जहाँ खास ज़रूरतों वाले की बच्चे की, जहाँ पूरे बच्चों की बात हो रही है वो आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
ये कहता है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देशन देना, विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताएं बताएं सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा हर विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना। बात बिल्कुल सही है। तो आप ये देखिए, फर्स्ट तो आपका सही है, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट नहीं है, आप उसको कट करेंगे। सेकंड में आपका फर्स्ट नहीं है, ये नहीं होगा। फोर्थ में भी फर्स्ट नहीं है, ये नहीं होगा। अब बच गया आपके पास ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ये कहता है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नहीं, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को हमें अनदेखा नहीं करना है। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए, जो आपके दो ऑप्शंस बचे हैं फर्स्ट और थर्ड, इसमें सेकंड किस में है, वो आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट में सेकंड है, ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ अ राइट आंसर। आपका अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, आपका ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दृष्टि बाधिता है तो दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। क्या दृष्टि बाधिता वाले के स्टूडेंट को देखने पे ध्यान देंगे? नहीं, आपका पहला गलत हो जाएगा। कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बात तो सही है। बहुत सी मुख्य फिल्में दिखानी चाहिए। जब बच्चे को दिखने में ही प्रॉब्लम है तो उसे दिखा के क्या फ़ायदा, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। अब बहुत से चित्र हो, वो जब दिखने में ही प्रॉब्लम है, उसको दिख ही नहीं रहा है, तो देखने वाले टीचिंग एड से देख कर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ अ राइट आंसर। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। फर्स्ट कहता है स्वलीनता का, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती की बात कर रहे हैं, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ऑटिज्म होगा, स्वलीनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कह रहा है बचपन में प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शारीरिक कौशल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शारीरिक कौशल पे ध्यान देना चाहिए। सेकेंड है सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क। तो बचपन में प्रारंभिक सालों में शारीरिक कौशल पे देना चाहिए और सामाजिक कौशल पे देना चाहिए। संज्ञानात्मक वो तो जब जैसे जैसे सोशल उसका इंटरेक्शन होगा वो हो जाएगा, सामाजिक कौशल भी हो जाएगा। संज्ञानात्मक तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक होता रहेगा, सीखता रहेगा बच्चा, क्योंकि स्टूडेंट तो क्या बच्चे तो क्रिएटिव होते हैं। और जो इमोशंस होते हैं वो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बच्चे को इमोशंस बचपन से ही होता है, उसको समझ नहीं है, फिर भी आप उसको डांटोगे तो वो रो देगा और उसके साथ खेलोगे तो वो हंस देगा। तो ये सारे तो इमोशंस ही है ना।
फोर्थ है अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वो उसको खुद ऑटोमेटिक आता है, वो करता है, सीखता है, आता है, बचपन में उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कौन है जिस पे हमें बचपन में प्रारंभिक सालों में किस विकास का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपका शारीरिक का भी करना चाहिए, सामाजिक का भी करना चाहिए, संज्ञानात्मक का भी करना चाहिए, संवेगात्मक का भी करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो है आपका अमूर्त तर्क नहीं करना चाहिए। वो बड़ा होगा तो उसे खुद आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अन्वेषण व अंतःक्रिया के दौरान खोज की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपका एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है साथ मिलकर काम करती है उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पार, शैक्षिक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, प्रत्यक्ष निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसे पार कहते हैं, मतलब स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कथन ए कह रहा है एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। बात तो सही कहता है, ये आसपास के उदाहरण सही करना चाहिए। तर्क कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर आपका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। समस्या को सही से पहचानना, समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीकों पर स्थिर रहना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। क्या आपका ये सही हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्या कहता है, कथन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। बिल्कुल भी नहीं, यह आपके असफलता को नहीं दर्शाती है। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। बिल्कुल गलत है ये आपका। बच्चों में खुद सोचने की क्षमता होती है। तो आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। ए और आर आपका दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। मतलब ऐसा कौन है जो इमोशन आपका नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो मेमोरी है वो इमोशंस नहीं है। एंगर, लव, फियर, मतलब कि गुस्सा, प्यार और डर ये आपका इमोशंस हैं। पर जो यादें होती है, मेमोरी होती है, वो आपका इमोशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है।
हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इनकरेज चिल्ड्रेन टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ लर्निंग। बच्चे जितना खेलेंगे उतना मतलब उसको एंजॉय करेंगे उतना ही वो सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बच्चों को समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, वो सुसाधित करता है। तो बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक मतलब ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड क्या बच्चों को प्रभावित नहीं करता है? बिल्कुल करता है। डज नॉट इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट डालता है। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा कि कोई इफेक्ट नहीं डालता। बाधा डालता है क्या? इसको बाधा डालता है? बाधा भी नहीं डालता है। ये डैश से संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित है यार। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सुसाधित करता है, बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, कठिन भाग्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पर्यावरण कारक तो होगा नहीं, योग्यता की कमी भी नहीं है, कठिन भाग्य भी नहीं है, वो है कोशिश की कमी। वो चाहती तो अच्छे नंबर ला सकती थी, लेकिन उसने ना कोशिश नहीं की। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।